हम अपनी पिछली क्लासेस में ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा का अध्ययन किए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक इक्वेशन ऊष्मागतिकी के नियमों में पढ़ी हुई है, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी बी। अर्थात यदि किसी निकाय के द्वारा अवशोषित ऊष्मा डी क्यू है, तब इसके द्वारा आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो डी यू होगी और बाह्य जो कार्य किया जाएगा वो डी डब्ल्यू होगा। तब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से समीकरण लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी बी। हमने 11th और 12th क्लास में हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया हुआ है और इस विशिष्ट ऊष्मा की जो परिभाषा है वो वहाँ पर विकसित की गई थी कि एकांक केल्विन ताप वृद्धि के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है डी क्यू बाई डी टी, वह उसकी ऊष्मा धारिता कहलाती है। और ध्यान रहे, यदि निकाय का द्रव्यमान भी एकांक है तब हम ऊष्मा धारिता को उसका हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ऊष्मा धारिता जो डी क्यू बाई डी टी है सामान्यतः दो प्रकार की होती है, जिसको आप Cp और Cb के नाम से जानते हैं। Cp यानी स्थिर दाब पर ऊष्मा धारिता कहलाती है, जबकि Cb स्थिर आयतन पर ऊष्मा धारिता कहलाती है। हम इस ऊष्मा धारिता को, ठोस पदार्थ की ऊष्मा धारिता को ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। एक सिद्धांत जो क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित है, चिरसम्मत यांत्रिकी के सिद्धांत पर आधारित है, और जो दूसरा सिद्धांत है वो क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत पर आधारित है। हम सर्वप्रथम जो चिरसम्मत यांत्रिकी है, क्लासिकल मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर ठोस पदार्थ की जो ऊष्मा धारिता का सिद्धांत है वह ड्यूलॉन्ग पेटिट के द्वारा समझाया गया। पहले हम इसको अध्ययन करते हैं। तदुपरांत क्वांटम सिद्धांत के अनुप्रयोग से जो ठोस पदार्थ की ऊष्मा धारिता के लिए जो मॉडल विकसित किया गया है वह सर्वप्रथम आइंस्टीन के द्वारा किया गया, और आइंस्टीन के द्वारा जो कमी बेसी रह गई थी उस कमी बेसी को, जो कुछ कमियां थी उनको डिबाई सिद्धांत के द्वारा दूर किया गया। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो सिद्धांत है वो ड्यूलॉन्ग पेटिट का सिद्धांत कहलाता है, और इस सिद्धांत में जो बात स्पष्ट की गई कि प्रत्येक परमाणु ठोस पदार्थ का अपनी माध्य स्थिति के प्रति मुक्त कंपन करते हैं तथा किसी दूसरे अन्य परमाणु से अन्योन्य क्रिया नहीं करते। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र रूप से एक सरल आवर्त दोलक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में कंपन करता है। अर्थात ठोस की जो इंटरनल एनर्जी है वह सभी परमाणु दोलक की कंपन ऊर्जा के बराबर होगी। आप जानते हैं, जब यह सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में कार्य करता है और यदि इसका टेम्परेचर में वृद्धि की जाए तो टेम्परेचर में वृद्धि करने पर आयाम और ऊर्जा दोनों के मान में वृद्धि होती है। दोनों के मान में वृद्धि होने पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जो समीकरण हमें जो ऊर्जा की प्राप्त होती हैं, दोनों ही समीकरण निर्देशांकों के द्विघाती फलन के रूप में होती हैं। अर्थात इस सिद्धांत में हम ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत को लागू करते हैं। सिस्टम की कुल एनर्जी माध्य कुल ऊर्जा kT है, जिसमें हाफ kT पोटेंशियल एनर्जी के लिए है, हाफ kT काइनेटिक एनर्जी के लिए है,
और चूंकि प्रत्येक परमाणु तीनों दिशाओं में कंपन करता है, अतः क्योंकि प्रत्येक परमाणु तीनों दिशाओं में कंपन करता है, कारण है कि प्रत्येक परमाणु के संगत जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो मान है वह 3 है। अतः प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा 3kT होगी। यदि कुल कैपिटल N अणु उपस्थित हैं, तब कुल ऊर्जा का मान U = 3N kT होगा। और इस प्रकार से जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो मान प्राप्त होगा वो मैंने यहाँ पर ड्राइव किया है। Cb = du/dt at constant B and it was found equals to 3R। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और 3R N एवोगाड्रो नंबर है। कैपिटल R गैस नियतांक हो गया। और इस प्रकार से जो स्पेसिफिक हीट हमको प्राप्त हुई है वह 3R के बराबर प्राप्त हुई है। अब इस रिलेशन में आप देखिएगा, इस रिलेशन में जो ठोस पदार्थ की ऊष्माधारता का मान प्राप्त हो रहा है उसमें एक पद केवल R का मान प्राप्त हो रहा है, इसमें टेम्परेचर का मान नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वह मान टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। यह नियम जो Cb = 3R है, यह डुलोंग-पेटिट का नियम कहलाता है और इस नियम के अनुसार सभी ठोस पदार्थों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मान समान होता है, तापक्रम के साथ अप्रभावित होती है। यह मान 3R होगा। 3R R की वैल्यू रखने पर इसका जो मान प्राप्त होता है 6 किलो कैलोरी पर कैलोरी केल्विन हमें ये प्राप्त होता है। हालांकि यह मान जो निकाला गया क्लासिकल सिद्धांत के आधार पर निकाला गया, जिसमें कि ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग किया गया, और प्रायोगिक तौर पर यह परिणाम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैचिंग नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स में हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर का मान कम होता है तो स्पेसिफिक हीट का मान 3R से धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब टेम्परेचर का मान 0 को अप्रोच करने लगता है तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड भी 0 को अप्रोच करने लगती है। अर्थात जो डुलोंग-पेटिट क्लासिकल फिजिक्स ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत के आधार पर ठोस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट निकाली गई है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बतलाते हैं, प्रायोगिक परिणाम बतलाते हैं कि ये परिणाम निश्चित रूप से थोड़ा सा संशोधन मांगते हैं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा का मान हाई टेम्परेचर पर 3R और ऐसा कांस्टेंट बना रहता है। जैसे जैसे लो टेम्परेचर की तरफ हम आएंगे तो विशिष्ट ऊष्मा के मान में परिवर्तन होने लगता है, और इस परिवर्तन को क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर आधारित डुलोंग-पेटिट लॉ नहीं समझा पाता। इस सिद्धांत की कमी को पूर्ति करने के लिए सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया वो आइंस्टाइन के द्वारा प्रयोग किया गया, और आइंस्टाइन ने अपने इस व्याख्या में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग किया, और जो प्लैंक बॉडी रेडिएशंस लॉ है उसके पोस्टुलेट्स का यूज किया, और उन सब की मदद से आइंस्टीन ने ठोस पदार्थ की ऊष्माधारता का समीकरण व्युत्पन्न किया। हालांकि आइंस्टीन के द्वारा जो रिजल्ट्स प्राप्त हुए वो रिजल्ट्स भी परफेक्ट नहीं थे, उनमें भी कुछ कमी रह गई थी, जिसको कि डिवाइस साइंटिस्ट के द्वारा समझाया गया। आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करके जो कुछ विसंगति प्राप्त हो रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया, और प्रयास करने के लिए मूलभूत जो उनकी अभिधारणाएं थीं वो उनको बताया। उनके अनुसार पदार्थ में जितने भी परमाणु हैं वो सभी
समान और स्वतंत्र रूप से सरल आवर्ती दोलक की भांति ही कार्य करते हैं। यह बात ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ के द्वारा भी थी। जो अंतर था वो एनर्जी की पिक्चर का था, क्योंकि एनर्जी क्लासिकल मैकेनिक्स पिक्चर में कंटिन्यूस प्रोसेस में होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में यह मान डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस मान नहीं होता। इस मूलभूत भिन्नता के द्वारा दोनों सिद्धांत में बहुत अंतर आ गया। तो आइंस्टीन की जो पहली अभिधारणा थी वह अभिधारणा यही थी कि जितने भी दोलक हैं सभी दोलक सरल आवर्त दोलक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने दूसरी अपनी अभिधारणा दी कि दोलक की सभी जो दोलक हैं समान आवृत्ति से कंपन करते हैं। तीसरी उनकी अभिधारणा थी कि सभी परमाणु दोलक का ऊर्जा वर्णक्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि डिस्क्रीट होता है, और डिस्क्रीट होने पर इस सिद्धांत के अनुसार न्यू आवृत्ति से कंपन करने वाले दोलकों की कुल ऊर्जा का जो मान है वह मान NH न्यू होता है। यहाँ पर n का मान एक इंटीजर है। यदि पदार्थ में कुल परमाणुओं की संख्या कैपिटल N है तो पदार्थ में कुल दोलकों की संख्या 3n होगी, और 3 प्रत्येक परमाणु के संगत डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान है। यह दोलक उन निकायों का एक समुच्चय बनाते हैं जालक बिंदुओं पर स्थित होने के कारण स्पष्ट रूप से विभेदशील नहीं हो पाते। किसी एक क्वांटम अवस्था में कितने भी दोलक हो सकते हैं, अतः यह दोलक मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम यांत्रिकी में पढ़ चुके हैं, और इस सिद्धांत का प्रयोग करके एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा जाता है। एनर्जी के एक्सप्रेशन के आधार पर ठोस पदार्थ की सीबी का मान ज्ञात किया जाता है, जिसको इस प्रकार से डायरेक्ट लिखा गया है। सीबी का यह मान का जो डेरिवेशन है, यह डेरिवेशन हम अगले साल 3rd ईयर क्लास में कराएंगे। यहाँ पर ये मान आपको याद रखना है। ये इस समीकरण में जो थीटा ई है, थीटा ई आइंस्टीन करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है। आप देख रहे हैं कि आइंस्टीन करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर पर हमने इस केस को लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों केस में लिया है। यदि हम हाई टेम्परेचर केस में ले रहे हैं तो T इज़ ग्रेटर देन थीटा ई का प्रयोग कर रहे हैं, और जब हम इस CB की समीकरण में T ग्रेटर देन थीटा ई का प्रयोग कर रहे हैं तब हम उससे CB का मान 3R प्राप्त कर रहे हैं। यह CB का 3R जो मान प्राप्त हुआ है, यह क्लासिकल फिजिक्स की भांति प्राप्त हुआ है, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ की तरह प्राप्त हुआ है। यदि हम लोअर टेम्परेचर पर इस समीकरण को प्राप्त करें तो T इज़ वेरी लेस देन थीटा ई, या T टेम्परेचर अप्रोचेज 0, तो उस केस में CB का जो प्राप्त मान होता है वह इस प्रकार से प्राप्त होता है। और इस मान पर लोअर टेम्परेचर पर CB के मान में जो वेरिएशन है, यह मान भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं करता। हालांकि इस रिजल्ट से ये तय है कि टेम्परेचर 0 होने पर CB का मान 0 अप्रोच करने लगेगा। CB के मान में जो परिवर्तन है वह TQ के प्रोपोर्शनल होता है, और इस कमी को सिद्धांत को इस कमी की जो दूर किया गया वो डिबाई सिद्धांत के द्वारा किया गया। कल हम डिबाई सिद्धांत का अध्ययन करेंगे।